वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ओल्डेस्ट वाटर ऑन अर्थ के बारे में है। धरती पर पाया गया सबसे पुराना पानी। यह डिस्कवरी निकल के सामने आई है। 2.4 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस हमें यह पानी मिला है। काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इस डिस्कवरी को, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि इस पानी की मदद से उन्हें हमारे प्लैनेट के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ड्रिलिंग या फिर बोरिंग करते हैं तो आपको 40 से 50 मीटर भीतर तक पानी मिलता है, उसके बाद पानी नहीं मिलता। अगर कहीं पर भी अर्थ के सरफेस के 2.4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर नीचे पानी है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जानते हैं पूरा मामला। 2009 की कहानी है। एक जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बारबरा शेरवुड लोलर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बिलोंग करती हैं। ये लोग अपने रिसर्च पर्पस से गए हुए थे कनाडा की एक माइन में। काफ़ी भीतर जब ये गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ बहुत ही बदबूदार मिला। बहुत ज़्यादा बदबू थी। बाकी की जो इनके टीममेट्स थे वो तो दूर हट गए, बोले पता नहीं क्या है ये। बारबरा शेरवुड जी को ऐसा लगा कि मे बी ये किसी एनिमल का यूरिन है। उन्होंने उत्सुकतावश उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया। बाद में उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये हमारे प्लैनेट पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे पुराना पानी है जो हमें मिला है। कितना पुराना है? 1.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। बहुत ही ज्यादा पुराना है, वो भी 2.4 किलोमीटर की डेप्थ में। डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ये जो सैंपल है इसे उन्होंने यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेज दिया था फर्दर रिसर्च के लिए, और अभी इस रिसर्च के आउटपुट्स हमारे सामने आए हैं। क्या निकल के आया? ये पानी बहुत ज्यादा सलाइन है। जो समंदर का पानी है उससे 10 गुना ज्यादा सलाइन। एक और मजेदार बात निकल के आई। केमोलिथोट्रॉफिक माइक्रोब्स वो कभी इस पानी में थे, ऐसा पता चला। केमोलिथोट्रॉफिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, लाइक लाइट ना हो और ऑर्गेनिक प्रेजेंस ना हो तब भी ये जिंदा रह रहते हैं। जनरली ये समंदर की तली में पाए जाते हैं। वो कभी इस पानी में थे, इसका क्या मतलब है? ये नाइट्रोजन और सल्फेट की प्रेजेंस में जिंदा रह पाते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि कभी ये पानी ऐसी जगह पे था जहां एक्सट्रीम कंडीशन थी। कैनेडियन शील्ड का किड क्रीक माइन जहां पर ये पानी मिला है, इससे ये समझ में आता है कि कभी न कभी ये समंदर की तली रहा होगा। आने वाले समय में ये जो प्लेट तब हॉरिजॉन्टल थी वो बाद में वर्टिकल हो गई होगी और पानी के ऊपर आ गई, तो आज हमें ये पानी मिल गया। ये एक बात निकल के आई। अब इसका मार्स से क्या रिलेशन है? कैनेडियन शील्ड जहां पर ये पानी मिला है उसका सब सरफेस मार्स के सब सरफेस से काफी मिलता जुलता है। ये पूरा कनाडा है। ये जो ऑरेंज कलर की लोकेशन है पूरी, ये कैनेडियन शील्ड है। जैसे यहां पर बहुत कम टेक्टोनिक एक्टिविटी है सिमिलर टू मार्स, तो अगर यहां पर सरफेस के 2.4 किलोमीटर बिलो पानी मिल सकता है तो हो सकता है मार्स पे भी हो। वहां पर कई सारी थ्योरीज हैं कि पहले पानी था। कुछ थ्योरीज कहती हैं एटमॉस्फेयर में उड़ गया, कुछ थ्योरीज कहती हैं नहीं सरफेस के नीचे चला गया है, तो हो सकता है वहां पर भी हो। नासा ने 2020 में प्रिजर्वेंस मिशन भेजा है। उसका उद्देश्य तो यही है ना कि पानी अभी है तो पता करें, पास्ट में था तो उसकी जानकारी दें। तो ये तो मामला हो गया मार्स के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है। हमारे आरबीआई ने अभी इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है जिसमें सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स। फाइनेंशियल सुपरवाइजर से क्या मतलब है? लाइक इंडिया में पीएफआरडीए है जो पेंशन्स वगैरह को रेगुलेट करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक है जो हाउसिंग सेक्टर में रेगुलेशन का काम करता है। तो सब फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं। ऐसे दुनिया के हर देश में फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं। तो इसमें ये जो नेटवर्क है इसमें देश के सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हिस्सा होते हैं। इनका काम क्या है? ये इस तरीके से डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया हो सके। फाइनेंशियल सेक्टर में भी कोई भी डेवलपमेंट ऐसा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है उसमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, और वो पैसे कहीं ना कहीं इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होकर जाते हैं या इनके रेगुलेशन सुपरविजन में होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम को लॉन्च कब किया गया? इस नेटवर्क को पेरिस वन प्लैनेट समिट दिसंबर 2017 में हुआ था, उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया था। ये फाइनेंस को इस तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी सस्टेनेबल बने। इसमें सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स होते हैं
बैंक द फ्रांस जो है वो इसे होस्ट करता है। हमारा अगला आर्टिकल ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इसे अभी लॉन्च किया, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। देखिए बात यह है कि 2017 में 2017 से 30 के लिए यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 लॉन्च किया गया था, जिसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं और 26 और एसोसिएटेड टारगेट हैं। इसके बारे में देखिए, एक स्पेशल सेशन हुआ था 2017 में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, उसी दौरान ये टारगेट्स वगैरह लिए गए। इसमें टोटल 6 गोल्स हैं जो पूरी दुनिया को मिलकर पूरा करना है 2030 तक। हालांकि मोरलेस ये सारे गोल्स वॉलेंट्री हैं और यूनिवर्सली मतलब सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हैं। जो एक बड़ा टारगेट है 2017 की इस स्ट्रेटेजिक प्लान का, वो ये है कि पूरी दुनिया में हमें 3% फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करना है। समझने वाली बात कहूं तो जितना एरिया फ्रांस का है उसका दुगना साइज का फॉरेस्ट हमें दुनिया में बढ़ाना है। इन 6 गोल्स के साथ ये काम कर रहा है। तो 2017 में गोल्स वगैरह तो डिसाइड कर लिए गए, लेकिन उसके बाद काम कितना हुआ ये पता कैसे चलेगा? तो उसी प्लान के फर्स्ट इवैल्यूएशन के तौर पे ये रिपोर्ट आई है। समझ में आ रहा है ना रिपोर्ट क्यों आई है? कि देखें तो कि 4 साल में हुआ क्या 2017 के बाद। तो ये पहला इवैल्यूएशन है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। अब इवैल्यूएशन तो किया, अब इसका डेटा कैसे मिला इनको? तो 52 जो कंट्रीज थी उनका जो वॉलेंट्री रिपोर्ट्स वगैरह था उनका इस्तेमाल किया गया। 19 और देशों ने कंट्रीब्यूट किया। कुल मिला के जो भी डेटा का कंट्रीब्यूशन इनको मिला है उससे दुनिया का 75% फॉरेस्ट एरिया कवर हो जाता है। तो इससे तो इन्हें मिला डेटा। अब निकल के क्या आया? निकल के ये आया कि ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया डेफिनेटली बढ़ रहा है। कंट्रीज ज्यादा पेड़ लगा रही हैं, जो पुराने पेड़ों को खत्म कर दिया गया है उन्हें रीस्टोर किया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद सिचुएशन डेफिनेटली थ्रेटनिंग है, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जंगलों पर डिपेंडेंट है। अब चूंकि उनके बाकी के आय के साधन खत्म हो रहे हैं, तो हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। अभी हाल की न्यूज ये है कि एक बहुत ही एमिनेंट यूरिस्ट रहे और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, सोली सोराब जी, उनका देहांत हो गया 91 वर्ष की आयु में। जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं। अच्छा चलिए, मैंने आपको एक बात बताई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, तो बड़ा आसान सा सवाल है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन होता है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एजीआई की मदद के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है और आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है, जो कि राज्यों में वही काम करते हैं जो केंद्र में अटॉर्नी जनरल करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता होनी चाहिए। जज हो जरूरी नहीं है, जज होने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो इंडिया का सिटीजन हो, उसने हाई कोर्ट में 5 साल एज ए जज काम किया हो, या फिर 10 साल तक वो हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट वर्क कर चुका हो, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, जब वो जब चाहे हटा सकते हैं। अपॉइंटमेंट सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट के एडवाइस पर, चूंकि ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इनका काम ये है कि ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करते हैं, अगर उनके पास कोई मुद्दा भेजा गया है तो, और कोई काम उनको दिया गया है लीगल कैरेक्टर का तो वो करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये सरकार के वकील होते हैं। सरकार का जो भी केस कहीं पे लड़ना होगा तो अटॉर्नी जनरल ही जाकर देखेंगे। ये गवर्नमेंट के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए, आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं या उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट खुद कंसल्ट करने तो जाएंगे नहीं, वो कंसल्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ लीगल लैंग्वेज में बता देगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो उनकी ओर से अटॉर्नी जनरल ही जाते हैं कंसल्टेशन के लिए। और कोई और भी काम अगर इनको दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो उसे कन्फर्म करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। राइट्स की बात करें, इनके पास क्या अधिकार होते हैं, तो ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर इन्हें बोलने का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा दोनों, इवन ज्वाइंट सिटिंग में भी जो कमेटीज वगैरह हैं ये उसका भी हिस्सा हो सकते हैं। जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अवेलेबल होती हैं ये इन्हें भी अवेलेबल होती हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए अगर ये चाहें कोई पर्सनल या प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई बार नहीं है, कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि हालांकि ये पार्लियामेंट के सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। एजीआई जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कभी भी कोई एडवाइस नहीं दे सकते।
ये इनके ऊपर लिमिटेशन है। रिमूवल प्रेसिडेंट के प्लेजर के तहत काम करते हैं, कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि किस आधार पर हटाया जाएगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिला के जब मर्जी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी और को मन है, भाई वकील है, आपको मन करे दूसरा रखने का तो रख लो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इन्हें 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सिख रिलीजन के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे। इनका जन्म जब हुआ था तो इनका नाम त्यागमल था। तेग बहादुर इन्हें नाम दिया गया था इनके गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा। मुगलों के खिलाफ लड़ाई में इन्होंने बहुत ही शौर्य दिखाया था, इसी वजह से इन्हें यह नाम दिया गया। इनके पिताजी छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद जी, और इनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो सिखिज्म में 10वें गुरु बने। लाइफ एंड वर्क की बात करें तो आनंदपुर साहिब सिटी को गुरु तेग बहादुर जी ने ही फाउंड किया था, सतलुज नदी के किनारे पंजाब में। 2 अंतिम सिख गुरुओं ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यहां पर बिताया, और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ 1699 में यहीं पे स्टैब्लिश किया था। इन्होंने 100 से ज़्यादा पोएटिक हाइम्स गुरु ग्रंथ साहिब में कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि कई सारे टॉपिक्स पर हैं, नेचर ऑफ गॉड, ह्यूमन अटैचमेंट, बॉडी माइंड डिग्निटी सर्विस, ये सब। इन्होंने कश्मीरी पंडित्स के फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ में आवाज उठाई, जो उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था उस समय, जबकि कई सारे हिंदू किंग्स ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। गुरु तेग बहादुर जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अगर इनकी शहीदी की बात करें तो 1675 में औरंगजेब ने इन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने को कहा, जिसके लिए इन्होंने इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उसके बाद इनकी हत्या करवा दी और ये शहीद हो गए। तो इन्हें रिलीजन की फ्रीडम को अपहोल्ड करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। इनकी शहीदी को शहीदी दिवस ऑफ तेग बहादुर जी के रूप में 24 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, जो ननकाना शाही कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2003 से जारी करती रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज़ाइलोफिस दीपकी के बारे में है, सांप की एक नई प्रजाति, जिसे नाम दिया गया है इंडिया के हर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन जी के नाम पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु का एंडेमिक है। अगर कोई भी ऐसी स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ही पाई जाती हो तो यूपीएससी उस पर ध्यान देती है। इसके पहले भी इस नेचर के प्रश्न पूछे गए हैं। केवल वहीं पर पाई जाती है। कुछ लोकेशंस जो वेस्टर्न घाट के हैं वहां पर ये आपको दिख जाएंगी। ज़ाइलोफिस दीपकी छोटा सा सांप होता है, 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। जो इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं दीपक वीरप्पन, एक्चुअली में उन्होंने वुड स्नेक्स के लिए एक नई सब फैमिली क्रिएट की थी, ज़ैलोफिनाई। उसी वजह से उन्हें ये ऑनर दिया गया है। वुड स्नेक्स यूजुअली हार्मलेस होते हैं, जहरीले नहीं होते। होते भी हैं तो इतने नहीं कि काट लें तो व्यक्ति की मौत हो जाए। सब फोसोरियल होते हैं, मतलब जमीन में थोड़ा बहुत गड्ढा खोद के ये रह सकते हैं। बहुत कम सांप ऐसा कर पाते हैं। जो जुते हुए खेत होते हैं यूजुअली उसमें ये गड्ढे वड्ढे बना लेते हैं, और वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के लकड़ी के गट्ठरों वगैरह में भी ये रहते हैं। ये अर्थवॉर्म्स और कुछ और इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर अब फीड करते हैं। एक मजेदार बात और है, ज़ैलोफिस फैमिली के और भी स्नेक्स हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन वो काफी दूर पाए जाते हैं, या तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, और वो भी पेड़ पे रहते हैं। ये ड्रायर रीजन में रहना पसंद करता है, लोअर एल्टीट्यूड में, अगस्ता मलाई हिल्स के आसपास। जबकि बाकी के जो ज़ैलोफिस फैमिली के स्नेक्स हैं वो काफी ऊंचाई पर रहते हैं, 1700 मीटर या उससे ऊंचे। और इस नई स्पीसीज के मिलने के बाद अब इस वुड स्नेक में 5 स्पीसीज हो गई हैं। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओल्डेस्ट वाटर ऑन अर्थ 2.5 किलोमीटर किड क्रीक में मिला है कनाडा में, किड क्रीक माइन में कनाडा में। ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 यूएनईपी ने रिलीज किया। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, इसका सेक्रेटेरिएट ऑस्ट्रिया वियना में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका टेन्योर फिक्स किया है 5 साल। ज़ैलोफिस दीपकी एंडेमिक स्पीसीज है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आइज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मन करे तो ओनली आइज नथिंग एल्स सर्च भी कर लीजिएगा, मिल जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।